रविंद्र कुर्सियां लेकर आराम से बैठ, खड़े ना रहो। यहाँ छोड़ दो, कोई चोरी नहीं करेगा। और भी है क्या किसी की ये छोटे छोटे माइक? वैसे इनको छांटते कैसे हो? मेरा कौन सा है? ना ना बिल्कुल, यहाँ छोड़ दो। ये मेरे से आज तक कोई नहीं रूसा, क्योंकि मैंने किसी का ही नहीं लगाया ना। एक दिन आपके पूर्व मुख्यमंत्री के देखे मैंने 8 लगा रखे, बटन कम उसके, माइक ज्यादा। कौन सा इसने? गला क्लियर होना चाहिए, दूर तक क्लियर जाएगा। छोड़ दे भैया, सारे आ जाएंगे, क्यों परेशान हो रहे हो? करे शुरू इम्तियाज। ये बीच वालों के अगर सेट हो गए तो आप लोग बैठ जाओ नीचे। पहले तो आज 15 जिलों की जो नवनियुक्त हल्का प्रधानों की संगठन की बैठक थी, और आगामी 45 दिन में कैसे हर घर तक पार्टी का प्रचार पहुंचाना है, विस्तार से उस विषय पर चर्चा भी हुई। और एक बिंदु जो 4.5 साल में पार्टी ने कार्यरत होकर जनता के बीच में करवाए हैं, वो भी रखे गए। और उसके साथ आगे कैसे पार्टी की नीतियों को, गतिविधियों को घर घर तक पहुंचाना है, उसके लिए भी एक बुकलेट तैयार कर उन तक पहुंचाई जाएगी। और उन कार्यों को आम जनता के बीच में समय अनुसार पहुंचाया जाएगा। अच्छे सुझाव भी आए कि कैसे विधानसभा लेवल पर पार्टी के जन जागरण अभियान को और गति देनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि सभी नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मजबूती के साथ संगठन की कार्रवाई को आगे ले जाने का काम करें। इसके साथ जिस प्रकार से 2 मुहिम प्रदेश में चलाई जा रही है प्रदेश की जनता को भ्रमित करने के लिए, पहली सिर्फ घोषणा कर ये दिखाया जा रहा है नॉन स्टॉप सरकार। आज करोड़ों रुपए हरियाणा प्रदेश के, जैसे भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा नंबर 1 पे लगाए थे, नॉन स्टॉप हरियाणा पे लगाए जा रहे हैं। नॉन स्टॉप अगर हरियाणा बना है पिछले 4 महीनों में, तो अपराध में बना है। और उससे प्रदेश की हालात निरंतर अव्यवस्थित होती जा रही है। कल भी 2 घटनाक्रम प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के हुए, जिसको का सुर्खियों का एक विषय बन चुका है, जहां नॉन स्टॉप क्राइम में हरियाणा प्राथमिक नंबर पर आते जा रहे हैं। मैं वहीं दूसरी ओर एक अभियान पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से चलाया जा रहा है, और वो है हरियाणा हिसाब मांगे। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि जो 10 साल उनके शासन में भाई भतीजावाद रहा, क्षेत्रवाद रहा, किसानों की जमीन को लूटने का काम रहा,
उसका हिसाब तो जनता को देने का काम करे। आज 63,000 एकड़ जमीन को 4-6 सेक्शन लगाकर प्राइवेट बिल्डरों को लाइसेंसिंग कर देने का काम जो भूपेंद्र हुड्डा ने किया, आज उसका ब्यौरा और हिसाब क्यों नहीं देते? जब नौकरी क्षेत्र में डिवाइड हो जाती थी, विकास क्षेत्र में डिवाइड हो जाता था, उसका हिसाब क्यों नहीं दे रहे? जो भेदभाव हरियाणा के अधिकतम क्षेत्र के साथ रहा, उसकी बात क्यों नहीं करते? हरियाणा हिसाब मांगता है। वहीं पिछले दिनों पेरिस में ओलंपिक्स खेल की आयोजन हुए। बड़े खुशी की बात है कि 6 मेडल्स के अंदर हरियाणा की हिस्सेदारी 83-84% थी। एक शायद आंध्र प्रदेश का खिलाड़ी है जो मेडल लेके आया है, महाराष्ट्र, उसको छोड़ के हॉकी टीम में हरियाणा का रहा। और उसके साथ साथ सभी इंडिविजुअल टीम में जो होते उसमें प्योर हरियाणा की कैपेबिलिटी भी दिखी और हरियाणा का खेल ओलंपिक्स में होता। मुझे उम्मीद है आज जो ओलंपिक एसोसिएशन की बॉडी है उसने सुनवाई करनी है और हम सब आशा रखते हैं कि उसके अंदर भारत के पक्ष में एक फैसला आएगा। मगर वही दूसरी ओर खेलो इंडिया के अंदर 2170 करोड़ के लगभग की पूरे देश में स्पोर्ट्स फंड्स की एलोकेशन थी। और हैरानी की बात है कि पूरे इंडियन टीम में 2 प्लेयर गुजरात के थे, और उस गुजरात को 426 करोड़ रुपया ₹5-9 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया। मैं मांग भी करता हूं केंद्र सरकार से, जो प्रतिनिधित्व हरियाणा का है और निरंतर एक नहीं पिछले 5 ओलंपिक्स के अंदर हमेशा खिलाड़ी संख्या में भी और मेडल संख्या में भी 33 से लेके और अब 83% तक हिस्सेदारी जिस प्रदेश ने साबित करी है, उस 2% की आबादी के प्रदेश को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए माननीय प्रधानमंत्री जब 15 तारीख को खिलाड़ियों से मिलेंगे, हमारी मांग है कि एडिशनल फंड्स स्पोर्ट्स अपलिफ्टमेंट के लिए एलोकेट करें, जिससे हमारे खिलाड़ियों का उत्थान भी हो। वहीं एक विषय कृषि क्षेत्र संबंधित है। इस बार ना तो रामराजी है ना राजराजी है। बारिश की मात्रा से वो भी पूरी तौर पर विफल रहा। और तो और जो 14 फसलें हमने एमएसपी पर खरीदी, जो हरियाणा प्रदेश देश में प्राथमिक नंबर पर था, सैनी साहब ने इस बार किसानों के वो जलेबे पे नमक लगाने वाला काम किया। 10 फसलों की अधिक घोषणा कर दी कि एमएसपी पर खरीदी जाएगी। आप सब भी कहीं ना कहीं किसान परिवार से संबंध रखते हो या किसानों से संपर्क रखते हो। मैं तो आपसे पूछता हूं कि क्या नारियल हरियाणा प्रदेश की उपज है जिसको हरियाणा सरकार ने एमएसपी पर खरीदने का निर्णय किया है? क्या जूट 1 एकड़ में भी हरियाणा में लगाया जाता है? ऐसी 10 फसलें चुनी है जो हरियाणा की टोपोग्राफी से और वेदर से कभी मेल नहीं खाती।
जैसे सर्दियों की दाल है। हमारे प्रदेश में आज तक एग्रीकल्चर विभाग भी कामयाब नहीं कर पाया, जबकि वो तो छोटे एरिया के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए मुख्यमंत्री ने 14 फसलों को अब 24 कर दिया। और तो और पिछले दिनों में आड़तियों से मिला, उनकी मुख्यमंत्री से बैठक हुई, कहते जी हमारी आड़त बढ़ा दी, 45 से 55 कर दी। वो भी एक चुनावी ढकोसला है, क्योंकि इस सरकार का टेन्योर 27 अक्टूबर तक का है और अगले साल की जो प्रोक्योरमेंट होनी है पैडी की और बाजरे की, वो प्रोक्योरमेंट नवंबर में होनी है। तो ये फैसला तो अगली सरकार का था। केवल मात्र चुनावी लॉलीपॉप देने का काम मुख्यमंत्री ने किसानों को भी और आड़तियों को भी करने का काम किया। साथ में आपके माध्यम से एडवांस में कह दूं, देश के 2 प्राथमिक दिवसों में से एक 15 अगस्त है। मैं सभी प्रदेश और देशवासियों को अपनी ओर से, जननायक जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं और आपके माध्यम से ही आग्रह करूंगा सभी युवा साथियों से कि अपने गांव के उन वीर योद्धाओं के जो हमने पिछले दिनों स्कूलों के नाम रखे, उनको मिलकर हम दोबारा रीपेंट कराएं कि उनको और चमका पाए। जो उनकी याद में पटशिलाएं लगी है या 75 वर्ष पूर्ण होने पर गांव में उनके स्मारक बने थे, उनकी सफाई जरूर रखे। और सबसे महत्वपूर्ण, जो हमारे वीर योद्धा थे जिनने देश के आज़ादी में बलिदान देने का काम किया था, जहां शहरों में गांव में उनके स्टैचू हैं, चौक चौराहे हैं, लगकर उनकी सफाई जरूर करने का काम करें कि हम पूरे सम्मान के साथ उन वीर योद्धाओं को याद रख पाए और उनको सच्ची श्रद्धांजलि अपनी ओर से दे पाए। भूषण जी, आप सरकार में 4.5 साल, अब आप किसानों की बात कर रहे हो। तब सरकार में रहते हुए आपने कभी यही नहीं कहा कि एमएसपी गारंटी कानून को वापस लेना चाहिए? आपने तो कहा कि कानून होते ही बनाने के लिए इस तरह की राजनीति क्यों? मैं आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग 2021 की दे दूंगा, जनवरी की, और चंडीगढ़ के अंदर प्रेस वार्ता करी थी और उस प्रेस वार्ता में कहा था जिस दिन एमएसपी पर कोई आंच आएगी उस दिन सरकार छोड़ेगी। और 4.5 साल हरियाणा प्रदेश की प्रत्येक क्रॉप को या तो पूर्ण मंडी के माध्यम से एमएसपी पर खरीदा या भावांतर भरपाई पे जो ओपन मंडी के अंदर फार्मर क्रॉप बेच रहा था उसको बैलेंस करने का काम। मेरा कभी ये बयान नहीं है कि कानून होते जिस दिन आ जाएगी एमएसपी उस दिन सरकार छोड़ूंगा। और गर्व के साथ कहता हूँ 4.5 साल हरियाणा प्रदेश के फार्मर को एमएसपी की तरफ नहीं देखना। एमएसपी पर क्रॉप प्रोक्योर करेगी। और जब मैं आया था, जब शायद 4 या 5 क्रॉप थी और 14 क्रॉप ऐसी जो शायद आप भी नहीं जानते हो कि हरियाणा प्रदेश में इलाहाबाद हल्के में मूंगफली उगती है। मूंगफली की हमने 3 मंडियां बनाई थी। तूर की दाल बरवाड़ा पंचकुला में उगती है, उसके लिए भी बरवाड़ा हिसार के अंदर मंडी बनाएगी, क्योंकि नलवा और आदमपुर के क्षेत्र के अंदर लोग दाल उगाते हैं। तो जितनी टोपोग्राफी और सब्जियां और जिस तरह का किसान उपज उगाता है, इतना तो मैं हरियाणा का जानता हूं कि उसके लिए क्या चीज़ कहाँ और कैसे करनी। और आपको शायद याद ना हो, मैं याद करा दूं कि मेरे से पहले मुआवजा जो था, कांग्रेस का शासन हो बीजेपी का शासन हो, 2-2 साल में 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये के चेक्स दिए गए थे। अब जो 30 दिन के अंदर मिनिमम 15,000 रुपया, मैक्सिमम 15,000 रुपया प्रति 1 एकड़ हमने किया, जो कि 7,000 रुपया था मेरे आने से पहले। और तो और जो किसान आड़ती के पीछे धक्के काटता था
उसकी पेमेंट भी 2 दिन में उसके खाते में दी। और इस बार मैं नहीं था तो आप लोग मंडियों में गए होगे तो आपने देखा होगा 1.5 महीने तक बाजरे की सरसों की पेमेंट इस बार नहीं आई। तो ये कहना कि मैंने नहीं सुध ली, हाँ मैंने एक चीज गलती कर दी कि मैं वहां जाके दिल्ली बैठ नहीं पाया। अगर मैं वहां बैठ जाता तो शायद आप ये भी नहीं पूछते। दुष्यंत जी एक सवाल है मेरा, आपने शहीदों का स्टैचू का जिक्र किया। स्वर्गीय ताऊ देवीलाल की प्रतिमा को टूटे 7-8 महीने उसके जसिया गांव में आज तक के दोबारा नहीं लग पाई है, जबकि ये मीडिया में खासी सुर्खियां बना, आप तक भी पहुंचा था मामला। ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पास करके दिया था। स्टैचू जिसने बनाया था कलाकार ने, क्योंकि उसी की जिम्मेवारी थी कि वैसा ही फुल साइज देवीलाल का स्टैचू बनाया जाए, मगर उससे बड़ा स्टैचू बनाने की मांग लोगों की थी कि कई वैसे स्टैचू का बेस बन चुका है। क्योंकि एक दिन में मेटल नहीं डलता, मेटल डल रहा है और जल्द उस स्टैचू को सेम जगह हम लगा देंगे। वो क्योंकि नेचुरल ओवर टाइम इरोजन के कारण गिरा, कोई और मिस हैपनिंग हुई, उन चीज़ों में ना जाते हुए की वजह से पंचायत का मेरे पास आग्रह आया था और हमने जब ही कहा था कि ये हम पार्टी की तरफ से ही दोबारा उस स्टैचू को रिलोकेट करें। दुष्यंत जी, आप 4.5 साल सत्ता में रहे, लेकिन आप जो आपकी टोन है वो ऐसे है कि आपने फुल फ्लैग जैसे अपोजिशन का रोल निभाया हो, अभी भी आप बतौर अपोजिशन ही बहुत चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि 4.5 साल आप सत्ता में थे, अब आपकी बात की उतनी वैलिडिटी, लोग उसको इतने उस अपोजिशन के लीडर के तौर पर एक्सेप्ट करेंगे, तो ये बोलेंगे कि तो 4.5 साल सत्ता में थे। दूसरी बात, जो जितना भी आपने किसानों को गिनवाया उसके हर एक के लिए तो किसानों को प्रोटेस्ट करना पड़ा। सूरजमुखी की एमएसपी हो या जितनी भी एमएसपी की लड़ाई चली है आपके इलाके में, हिसार में शायद मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की लड़ाइयाँ आपको पता है, फतेहाबाद में आपको पता है, सिरसा में आपके घर का घेरा हुआ, तो ये तो सब किसानों ने लड़ के लिया है। उनकी जो लड़ाई थी उसको क्रेडिट ना देते हुए उसको भी अपना क्रेडिट मान रहे। मैं आपको एक बार रिकलेक्ट करवा दूं, शायद एक बार सूरजमुखी का प्रोटेस्ट हुआ है 4.5 साल में। 3 बार। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार प्रोटेस्ट हुआ, पंजाब के फार्मर्स आए शाहबाद के अंदर और उस प्रोटेस्ट में हाईवे जाम किया, जबकि हरियाणा उस समय 3800 रुपये दे रहा था, पंजाब 3200 रुपये दे रहा था और हमने उसको 6000 का कैप किया 72 भरपाई योजना। एक चीज, जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा का योजना का जो पैसा है वो प्राइवेट बैंकिंग कंपनीज देती है, ना कि सरकार देती है। एक धरना चला था हिसार के अंदर जो खेड़ी चोपटा तहसील का था, जहाँ पर पटवारियों की गलती से रिकॉर्ड अपलोड नहीं हुआ था और वो धरने के बाद एक स्पेशल पैकेज बनाया गया उन फार्मर्स के लिए। याद है मेरे को, क्योंकि मैं उनका हिस्सा भी रहा हूं, मैंने चर्चा भी करी हो। उसके अंदर भी यही चीज था कि जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट था उसमें वेरिएशन थी और उसकी वजह से उनके ब्लॉक के कई गांव छोड़ दिए गए और वो 1.5 साल बाद आकर प्रोटेस्ट हुआ। और इस बार भी ये हुआ है, शायद आपके संज्ञान में ना हो, कि 7 जिले का एक पूरा जोन हरियाणा का किसी भी बैंकिंग कंपनी ने लेने से मना कर दिया। और जाने से पहले तक का मुझे याद है कि हमने कहा था ट्रस्ट मोड में सरकार ही अपनी इंश्योरेंस कंपनी बनाएगी, शायद वो अब तक बन भी नहीं पाई। आप ये कह रहे हो कि उनने प्रोटेस्ट किया तब हुआ, बिल्कुल हर चीज़ सरकार के संज्ञान में नहीं आती, कई चीज़ें सरकार तक पहुंचानी भी पड़ती है। और अपने देशी में कहावत है, बिना रोए तो माँ भी चूची नहीं देती। आज के दिन जब चीज़ कोई हमारे संज्ञान में आती है तो उसी को सुधारेंगे। क्या विनेश को ये पता था सुबह उठेगी 100 किलो वजन बड़ा मिलेगा तो डिस्क्वालीफाई, 100 ग्राम वजन बड़ा मिलेगा डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। और उस बहन का मैंने तो जो कोचिज से पूछा और पूछा कि उसने 6 बजे से जॉगिंग, रनिंग, स्कीपिंग कर दिया, मगर किस्मत थी नहीं घट पाए। तो कई चीज़ें हमारे हाथ में, ओलावृष्टि और बाढ़ आनी। पिछले साल की आप मेरे बड़ाई नहीं करते कभी कि जब 12 जिलों में बाढ़ आई तो देश के इतिहास में पहली बार था कि 1 महीने से पहले 12 जिलों का हमने मुआवजा पूरा भेजा। कभी किसी प्रेस के साथी ने ये पूछा है कि पहले जब 96 में बाढ़ आई थी कांग्रेस के शासन में या फिर उसके बाद आई, तो कभी बाढ़ हरियाणा में घोषित हुई? पहली बार इतिहास में बाढ़ घोषित हुई तो मेरे कार्यकाल में।
और नुकसान हुआ था। मैं ही अकेला था जो ट्रैक्टर लेके घुसा था और देख के आया था और पीड़ा समझते हुए। इंद्री बेल्ट के अंदर तो जब यमुना का सैंड आ गया था तो हमने स्पेशलाइज्ड पॉलिसी बनाई कि सिल्ट भी बिके और सिल्ट खाली हो उसका पैसा भी, जैसे चौधरी देवीलाल जी ने बनाई थी कि पेड़ कटेगा तो आधा पेड़ किसान का आधा सरकार का, सिल्ट बिकेगी तो उसके अंदर 40% किसान की, 40 पंचायत की और 20% गवर्नमेंट की। ये पॉलिसी ड्राफ्ट करने वाले भी हम थे। प्रपोज करके भेजेगी कमेटियां बना के, उस पर सर पीएससी विचार करेगी और फाइनल करेगी। अच्छा कृष्ण जी, जिस तरह से विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है, बाकी सब वोट पड़। मैं आज भी और 5 साल पहले भी आपके बीच में बैठा था। क्या नेता प्रतिपक्ष इसके सिवाय कोई बयान देते थे? ये राष्ट्रीय पार्टी हमेशा क्षेत्रीय पार्टियों को मुकाबले में नहीं मानती, मगर जब मुकाबला होता है तो सबसे पहले इनको पटकनी देने का काम भी क्षेत्रीय दल करते हैं। पिछली बार भी जो सर्वेज हुए थे, जो प्रेस रिपोर्टिंग थी, अखबार में, टीवी में चले थे, हमारा खाता भी नहीं खोला था, 0 ही दिखाया था। मगर हमारी मेहनत और हिम्मत थी कि हमने 0 के आगे 1 लगाया और 10 पहुंच गए। क्षेत्रीय दल काम करेंगे, बदलाव लाएंगे और मैं तो ये मानता हूं कि बनाए। हरियाणा की जनता भी यही चाहती है। पर पिछली बार अच्छा, तो नुकसान आप भी होगा आपका। 4.5 साल आप बीजेपी के साथ रहे तो जनता के बीच जाएंगे तो उस चीज का नुकसान तो झेल लिया लोकसभा में। जो भी आप बता रहे हैं बीजेपी किसान विरोधी है, कई कंपनियां भी आपने गिरवाई। किसान आंदोलन के वक्त सबसे ज्यादा इमोशनल आपको लेकर थे कि आप उनका साथ छोड़ रहे, लेकिन तब आप दलीलें दे रहे थे कि नीतियां हैं उनको देखना चाहिए, ठीक हो तो आरोप करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि कोई चूक थी उस वक्त, उसका नुकसान भी? मुझे लगता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, मेरा या किसी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता पदाधिकारी का एमएसपी को लेकर और एमएसपी से छेड़छाड़ के प्रति। तीन कृषि कानूनों की बात हो रही है उस आंदोलन। एक सेकेंड भाई, नए प्रेस में आए हो तो मैं उसके जवाब दे दूं, फिर आपसे पूछ लेना। मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ, बीच में मत टोका करो। आप प्रेस के साथी हो, आप सबका सम्मान है। आपने जब पूछा था मैंने शायद किसी और की तरफ भी नजर नहीं देखी। किसी भी पदाधिकारी का कभी एक लाइन से विरुद्ध बयान नहीं था कि एमएसपी पर छेड़छाड़ आएगी। डॉक्टर साहब ने तो ये तक कह दिया था कि मेरी जेब में इस्तीफा है, मैं उसी दिन 10 के 10 का दे दूं। कृषि कानूनों के ना हमने सपोर्ट में कभी बयान दिया, ना हमने उनकी कोई बैठकों में या जिले वाइज जाकर उनको ब्रॉडकास्ट करने का काम किया। विषय क्योंकि केंद्र सरकार का था, केंद्र में जो लोग थे उनने ही पार्लियामेंट में बैठकर उसके प्रति वोट दिया, खिलाफत करी, एब्सटेन किया। ये तो पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है, आपको मिल जाएगा। हमारी स्टेट का कोई रोल नहीं था, स्टेट का रोल प्रोक्योरमेंट का था। और मुझे लगता है 4.5 साल हरियाणा प्रदेश की क्रॉप्स को हमने प्रोक्योर किया। मगर चौधरी देवीलाल जी वाली बात है, समझाना मुश्किल है, बहकाना आसान है। और हमारे विरुद्ध प्रोपेगेंडा जितने चले वो हमने भी देखे और आज भी झेल रहे। बहुत लोगों ने धीरे धीरे टोल पे प्रोपेगेंडा, मुख्यमंत्री बन जाते, सरकार गिर जाती। सरकार तो आज भी चल रही है। मजबूत होगी तो विरोधी कमजोर होंगे। ये तो भविष्य के अंदर हमने मेहनत करनी है। अगर हम मना पाएंगे तो हम और मजबूती से वापिस आ पाएंगे। हमने क्लियर कर दिया छात्र जो हमारा संगठन है इंसो के स्थापना दिवस में कि हम एक्ट प्रपोज करेंगे प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पे, जिसके अंदर छात्र संघ चुनाव डायरेक्ट प्रदेश में हो, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी में होते हैं। ये चीज़ क्योंकि कोरोना और उस दौरान कैंपसेस के अंदर नहीं हो पाई, ये हमारी कमी है, हम इसको फॉलो नहीं कर पाए।
सर आप कह रहे थे कि आपकी 10 सीटें हैं, आपको 0 दिखाया जा रहा था, लेकिन उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस की वॉइस थी वो भी दुष्यंत चौटाला थे, क्योंकि लगातार एक 5 साल का संघर्ष था। 2014 से 2019 का जो एक आपका कार्यकाल था लोकसभा का, उसमें भी आपने शानदार मुद्दे उठाए थे, तो उसका 2019 में फायदा मिला था। लेकिन अब तो आप 4.5 साल सरकार में हैं, तो सरकार में मैंने भाई को मर्डर कर दिया। मर्डर नहीं किया, लेकिन आज 20,000 किलोमीटर 4 साल में 20,000 एक रूलिंग जमात में, और मर्डर करने की नहीं बात है, थोड़ा पॉलिटिकल वोकैबुलरी भी हमें स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए। मेरे को लगता है मर्डर वाली बात नहीं है। आप सरकार में थे तो आप एक रूलिंग क्लास के आदमी थे, और रूलिंग क्लास रिपीट करेगी स्टेटमेंट कर गांव में ग्राम अपने जो देहाती थे उनने दो बार रिपीट कर आपको झेलना पड़ा है। मैं दोबारा आपकी बात को कर दूं, आप मेरे को 4.5 साल का मुजरिम मत बनाओ। 4.5 साल में मैंने हरियाणा के लिए बहुत अच्छे काम भी करे। रोड नेटवर्क जो है प्रदेश का, मैं ही देख रहा था। 4.5 साल में 4 साल में डेवलप्ड रोड नेटवर्क जो था वो 20,000 किलोमीटर का है। एक प्रदेश के एक जिले का नहीं, 22 के 22 जिले का लिस्ट चाहिए। गांव वाइज, गांव टू गांव कनेक्शन जो रोड बनी है दे सकता हूं, पब्लिक में डाल सकता हूं। और अब भी जो सैनी साहब पत्थर लगा रहे हैं, 9,000 किलोमीटर के लिए गवर्नमेंट 4 साल में मैं कर पाया। मैं प्राउडली कह सकता हूं कि राशन डिपो में 33% हिस्सेदारी महिलाओं को मैं दिलवा पाया, और राशन डिपो और फेयर तरीके से चले, उसके अंदर मॉनिटरिंग बेटर हो, वो इक्विपमेंट हम सपोर्ट दे पाए, चोरी चकारी रोक पाए। अगर बात करो तो आपको एक फर्द लेने के लिए पटवारी जी के पास 7 से 15 दिन लग जाते थे, आज 2 मिनट के अंदर कंप्यूटर से निकल जाती, और ट्रांसपेरेंसी के साथ सिर्फ 20 रुपए में निकलती। एक सुविधा नहीं, गांव के CHC या शहर के CHC के अंदर, अटल सेवा केंद्र के अंदर जब मैं आया था 250-252 फैसिलिटीज़ थी, आज के दिन वो 600 से ऊपर पहुंच चुकी। तो ये कहना मैंने रूरल का या अर्बन का, या जो मैंने एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वॉइस बनकर दिखाया था, मैं 25 साल का था, 30 साल तक मैंने वो काम भी किया है, और 31 से लेकर 36 तक मैं बड़ा काम भी कर रहा हूँ। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे को काम कैसे करना है। हाँ, उसमें लोग खुश भी होंगे, नाराज भी होंगे। जब आप सत्ता में होते हो नाराजगी ज़्यादा होती है। विपक्ष में आपके खिलाफ बोलने का मुद्दा किसके पास है? क्या 4 साल 4 महीने विधानसभा में कोई एक सेशन था जब भूपेंद्र हुड्डा, अभय सिंह चौटाला, बलराज कुंडू, दुष्यंत के नाम बिना उठते थे कुर्सी से? 4.5 साल में सबका टारगेट मैं ही था, और जिनके साथ था मैं, वो भी अंदर खाते मेरे ही छुरा घोप रहे थे। उसको भी मैं आज भुगत रहा हूं, मैं तो छुपाता भी नहीं हूं। मैंने फिर भी बड़े डिसिप्लिन तरीके से, पैरिटी के साथ प्रदेश कैसे आगे बढ़े, 4.5 साल काम किया है। आई एम प्राउड ऑफ इट। मेरे ऊपर इल्ज़ाम 100 लगाए हों, रजिस्ट्री खराब कर दी जी, वहाँ घोटाला कर दिया, कोई एक एविडेंस भी दे पाए कोई विपक्ष का आदमी? बहुत लोग कहते थे हम तो इंक्वायरियाँ करा लेंगे, कोई एक इंक्वायरी हुई? मैं तो आज कहता हूँ, अगर 4.5 साल साफ नीयत थी, इसलिए प्रदेश को आगे बढ़ा। देखो, तो बीजेपी और कांग्रेस के, क्योंकि राष्ट्रीय लेवल पर इन दोनों ने रिमोट कंट्रोल से चलना है, वो अपने एक दूसरे की लड़ाई लड़ेगी, मगर जनता हिसाब मांगेगी दोनों से। 10 साल के कांग्रेस के शासन का भी और 10 साल के बीजेपी के। एक बीएसपी और इनेलो का भी गठबंधन हुआ, करेंगे इस बार वो अच्छी बात है, अलायंस हुआ है तो बधाई उनको। सर, आज जिस तरीके से विधानसभा चुनाव है, राम रहीम को पैरोल दी गई है, आप किस तरीके से देखते हैं? मैं 10 साल तिहाड़ जेल के अंदर धक्के काट के आया हुआ हूँ, जब डॉक्टर साहब और चौटाला साहब थे। कानून के प्रावधान में हर कैदी को 3 बार पैरोल और 2 बार फरलो, ये उसका अधिकार है। अगर किसी को मिलती है, कानूनी तौर पर मिलती है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई उसके ऊपर टिप्पणी करने का हमें अधिकार। चुनाव होना है, नेता प्रतिपक्ष ने कहा अगर हमारे पास नंबर होते तो उन्हें तो बात का जवाब नहीं। देखिए, विनेश के साथ एक टेक्निकल अड़चन है,
और आपने मेरा परसों का ट्वीट भी देखा होगा कि 4 नॉमिनेटेड राज्यसभा एमपीज की सीट खाली है। हमारे देश में खेल प्रतिनिधियों को, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे मैरी कॉम हो, हमेशा केंद्र की सरकारों ने रिकमेंड करके राष्ट्रपति के माध्यम से सिलेक्ट किया है। क्योंकि विनेश के परिवार से हमारे पारिवारिक संबंध भी रहे हैं और पुराना मैं वाकया जो है निरंतर शेयर भी करता आया हूं कि ये खिलाड़ी कितनी मेहनत से और कितनी लगन के साथ आए हैं। जब विनेश के 5-4 साल पहले चोट लगी थी नी में ओलंपिक से पहले, उस समय हमारे छात्र संगठन ने, इकलौता संगठन था हिंसो, जिनने विनेश को रिकवरी के लिए आर्थिक मदद करने का भी, सम्मान देने का भी काम किया था। विनेश 21 की लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है, जब तक 29 साल और 361 दिन की है। 30 साल मिनिमम एज है राज्यसभा की। तो भूपेंद्र हुड्डा जी और दुष्यंत ये जो कह रहे थे कि भाई हम चुनाव लड़ा देंगे, लड़ा नहीं सकते क्योंकि उसकी उम्र नहीं हो रही। हाँ, अगर वो चाहते हैं तो फिर बजरंग से बात कर ले। अगर इसकी उम्र होगी है मोखरे वाली हमारी बहन की, साक्षी की, उससे बात कर ले। वो जिसका नाम प्रपोज करेंगे मैं जरूर उस पर साइन कर सपोर्ट करूँगा। मगर विनेश के लिए, क्योंकि वो 30 साल की नहीं है, राज्यसभा में नॉमिनेट हो वो, हम तो यही प्रधानमंत्री से मांग कर सकते हैं। और मैं तो सभी 90 विधायकों से ये कोई सेशन आएगा तो आग्रह करूंगा कि मिलकर लिखित में प्रधानमंत्री जी को भेजे हरियाणा की तरफ से कि नॉमिनेशन के लिए महामहिम राष्ट्रपति विनेश को आगे करें। हाँ, एक चीज जो देखने वाली है, समझने वाली है कि जो ये हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन का, ये मुझे लगता है पूरे देश के लिए एक सेटबैक है कि हमारा आया हुआ एक मेडल उस मेडल टैली से कम। दुष्यंत जी, जो है बलराज कुंडू ने 2 माह का वेतन देने की घोषणा की है, कुछ आप भी करेंगे इस पर? चुनाव लड़ाने की भी घोषणा, चुनाव लड़ाने के लिए भी कहा कि चलो पहले विनेश को तो आने दो, उससे भी पूछ ले उसके मन में क्या है। सबसे जरूरी चीज तो है वो देश वापिस आएगी तो उससे बातचीत तो करें। दुष्यंत जी, सवाल ये कि थर्ड फ्रंट के अगर कोई होगा तो भविष्य में तो राजनीतिक गतिविधियां है, जब होगी 90 तैयारी है, बिल्कुल तैयारी है और करड़ी तैयारी है। चर्चा ये भी आप कहां से लड़ेंगे दुष्यंत जी? आप कहां से लड़ेंगे? भाई मेरे मन में तो कोई शक को नहीं, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिनने मेरे को 48,000 से जिता के विधायक बनाया था और ना मैं छोड़ता। नॉन स्टॉप हरियाणा में 5 साल की उपलब्धियों में सिर्फ बीजेपी ले रही है। आप लोग क्लेम नहीं करेंगे 4.5 साल में? हम तो दोषी बना के छोड़ दिए, क्लेम लेने का मौका ही नहीं दिया, अभी लेंगे। लड़ ले, लड़ने की जरूरत नहीं है, खा लेंगे। आप ले जाए।